बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट सेकंड मैच में 10 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। ये जो हमने कल भी जिक्र किया था कि ये क्या सिलसिला कार है कि पाकिस्तान अपने हर इवेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम पहला मैच हारता है और फिर ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ता है। बट ये कुछ इस साल ऐसी डिफीट्स हुई जो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, हार्ट रेंचिंग थी। यूएसए से हारना, जिम्बाब्वे से हारना, अपनी होम सीरीज से बांग्लादेश से हारना, T20 मैच में आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से पहली दफ़ा ओडीआई में हारना, ये कुछ ऐसे क्रिकेटिंग मसाइल हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान टीम एक स्टेप आगे जाती है, 2-3 स्टेप पीछे आ जाती है। जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारी क्रिकेट का। और हमारा मानना ये है कि जहाँ अनप्रडिक्टेबल साइड कहा जाता है, इसी वजूहात की वजह से कि आपके प्लेयर अब कई दफ़ा आपको लगता है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस नहीं मिल रहे। बोर्ड के ऊपर बात करें जी, चेयरमैन चेंज हो जाता है, 26 सेलेक्टर चेंज हो गए, 5-6 कोचेस चेंज हो गए। बट फिर भी मेरा मानना है कि दुनिया सारी में रोटेशन पॉलिसी भी होती है, सब कुछ होता है, बट इतनी इनकंसिस्टेंट किस्म की परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती जो पाकिस्तानी टीम में नज़र आती है। बट उम्मीद करते हैं जी तीसरे मैच में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और विक्ट्री के साथ सीरीज़ अपने नाम करेगी। इस हवाले से अगर बात करें तो ओबियसली आकिब जावेद जो हैं वो अब इंटरिम कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह टीम को बिल्ड करते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ और लेके चलते हैं। सबसे बड़ी अपडेट के हवाले से बात करें तो जी ओबियसली चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से है। आईसीसी ने 29 जो नवंबर को स्केड्यूल अनाउंस किया है मीटिंग के हवाले से। जितने भी मेंबरान हैं 15 कंट्रीज़ के वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वर्चुअल मीटिंग होगी, उस पर बात की जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादातर कोशिश यही की जा रही है, प्रेशर यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है। बट अभी तक की राय के मुताबिक यही न्यूज़ है कि पाकिस्तानी बोर्ड और इसी पे परसिस्टेंट है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। इन तमाम अफेयर में आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सनाउल्लाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। सना भाई, मैं पहले स्टार्ट चैंपियन ट्रॉफी से ही कर लेता हूँ और आप भी हेडक्वार्टर के काफ़ी करीब है, आईसीसी के ऑफिस के काफ़ी पास है, दुबई में मौजूद है। ये बताइए ये किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं? क्योंकि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी। शायद जब हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेलने गए थे तब हम उनसे रिटर्न एग्रीमेंट करवा लेते। आल दो के कुछ लोगों का मानना ये है कि 2021 का जब एमओयू साइन हुआ था स्केड्यूल को लेके, तब भी ये डिसाइडेड ही था समहाउ। बट मेरा ख्याल है कि जब लास्ट टाइम हम गए वर्ल्ड कप के लिए तो अगर कुछ चीज़ें प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर करवा लेते, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप किस तरफ ये जाते हुए देखते हैं डिसीजन को? देखिए, ये टूर्नामेंट और टूर्नामेंट वेरी करता है। अभी बीसीसीआई चाहे कि पाकिस्तान से रिटर्न एग्रीमेंट करवा ले कि जो 2027 में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान टीम आएगी, लास्ट में आएगी, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बाकी पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब बिग थ्री की सपोर्ट की थी नदम सेठी साहब ने, वो 6 टूर्स बायलैटरल तय पाए थे, इसमें से 4 बार इंडिया ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था। फिर हम साथ ही अदालत भी चले गए थे। तो रिटर्न वाला मामला तो भारत कर नहीं रहा, इवन कि वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा, इवन के वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा रिटर्न वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी से कहा कि भारत के ना आने की वजह आप रिटर्न हमें बताएं कि क्या भारत कह रहा है, तो भारत ने रिटर्न नहीं दिया अभी तक कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से हम नहीं आ रहे। ये दोनों वजह उन्होंने लिखकर नहीं दी है जो आईसीसी पाकिस्तान को दे दे। अब जो 29 को मीटिंग होनी है, ये मुझे लगता है कि अब तय पा जाएगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगी। और शायद जो पहले खबरें आ रही थी कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब आपस में इस मामले को तय कर लें, जो कि मुझे लगता है कि दोनों बैठ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और 1 इंच नहीं हिल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से डेडलॉक खत्म हो सकता है? अब जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है, जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 12 परमानेंट हैं, 3 एसोसिएट के हैं। वैसे तो इसके अंदर सीईओ भी बैठते हैं, चेयरमैन आईसीसी भी बैठते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं, मगर वो तीनों जाहिर है वोटिंग का राइट नहीं रखते। हाँ जी, वोटिंग ये का राइट 15 नहीं वोट हैं, उसके अंदर अगर वोटिंग में मामला चला गया तो पाकिस्तान का होमवर्क कितना मजबूत है, पाकिस्तान ने कितने अपने लिए कितने बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट कर रखा हुआ है, क्योंकि ये नौबत तो आ सकती है। अच्छा, इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हमारे तमाम बोर्ड्स के साथ रब्ता है। साहब भाई वो कह रहे हैं कि हमारा रब्ता है, हमने बात कर दी है, तमाम कंट्रीज विलिंग है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के वाले से। तो आपके ख्याल में इसमें कुछ सदाकत है? या दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेसी है और 80% जो रेवेन्यू देता है हर साल आईसीसी को, तो क्या आपके ख्याल में ये, और प्लस आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, जितनी वो हैवी अमाउंट देते हैं,
क्या पीसीबी अपने स्टांस को किसी तरह आपको लगता है कि इंप्लीमेंट करवा पाएगा, या आपको लगता है बहुत मुश्किल है, हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है ये बोर्ड मीटिंग बहुत अहम है। इसके अंदर जो डिसीजन होगा, अगरचे दोनों बोर्ड्स की सरकार ने फैसले कर रखे हैं, पाकिस्तान की भी सरकार ने बोर्ड को बोला हुआ है कि आपने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना है, और भारत को भी उनकी सरकार ने बोला है कि आपने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। बट बोर्ड मीटिंग का फैसला ये बहुत क्रूशियल है, उसके बाद ये सरकार वाला मैटर भी सॉर्ट आउट हो सकता है। लाइक अगर बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में जाकर ही भारत को खेलना पड़ेगा, बाकी बोर्ड मेंबर भी ये कहें कि यार भारत का मौकफ शायद गलत है और पाकिस्तान का ठीक है, तो फिर भारतीय बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी। फिर एक चांस है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाए। बट पॉइंट इज कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की तायद करेंगे या नहीं करेंगे, और खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट फिर भी पाकिस्तान के पास एक सोल्यूशन जरूर रह जाता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान का भी तो मौकफ यही है ना कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे हो तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे। फिर पाकिस्तान बाकी टीमें अगर इंडिया के साथ खेलने आए दुबई वगैरह तो खेल लें, बट पाकिस्तान के पास फिर एक चांस रहेगा कि क्या वो अपना मैच फॉरफिट करेगा भारत के साथ। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा कि इस बोर्ड मीटिंग के बाद आईसीसी जो फैसला करता है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिस्पॉन्स क्या आता है, ये दो चीजें बहुत खास है। अच्छा, इसमें स्पेकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। दो ऑप्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो यह है कि हाइब्रिड मॉडल अभी तक मुझे जो लगता है, और शायद उसी पे जाएंगे और बोर्ड के बाकी मेंबरान भी उसी तरफ बात करेंगे आईसीसी के, अगर उस पे जाते हैं तो एक बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस डाले कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने आप को दूसरे ग्रुप में रखते हैं और हम भारत के साथ खेलते ही नहीं है। दूसरी टीमों ने जिन्होंने खेलना है वो दुबई खेल के पाकिस्तान ट्रैवल करके आ जाए। आपके ख्याल में ये अच्छी ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन ये है, क्योंकि रेवेन्यू तो 50% से ज़्यादा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया मैच का है, बाकी तो पूरा इवेंट अपनी जगह पे सेपरेट खड़ा है, या पाकिस्तान उनके साथ खेले और अगला जो वर्ल्ड कप खेलना है हमने, मेन और वुमेन और एशिया कप होना है, उसके वाले से कोई ऐसी रिटर्न चीज़ें लेके आए कि जी अब आपके जो कंट्री में वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि एशिया कप तो ओबियसली एसीसी का पार्ट है, आईसीसी का इवेंट नहीं है, तो उसमें हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, हम भी जाके आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे। इस पे बात करें, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है? अच्छा, मुझे आपकी बात बिल्कुल कट के आई है, मुझे किसी सवाल की आपकी समझ मैं नहीं आ रिपीट पाई। कर पहले देता भी हूँ। एक सवाल थोड़ी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, उसमें समझ नहीं आई मुझे, इसमें बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। दो ऑप्शन के ऊपर स्पेकुलेट किया जाता है, या हम इस पर बात कर सकते हैं। नंबर वन ये कि पाकिस्तान अपने आप को कहे कि जी हम भारत के साथ नहीं खेलते, अपने आप को सेकंड ग्रुप में रखता है, और जो टीमें भारत के साथ खेलना चाहती हैं वो खेल के दूसरे सेकंड ग्रुप में वो खेल के पाकिस्तान ट्रैवल कर जाए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है, मैन का भी और वुमेन का भी, क्योंकि एशिया कप जो है वो तो उसके आईसीसी के एम्बर्ट में नहीं आता, तो पाकिस्तान उसका भी रिटर्न करवाए कि हम भी वो वर्ल्ड कप जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। दोनों में से बेहतर ऑप्शन आपके ख्याल में कौन सी पाकिस्तानी बोर्ड को ऑप्ट करनी चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान इस चीज पे, ये मैंने पहले भी एक बार शायद आप ही के साथ था कि पाकिस्तान अगर इस चीज पे है कि हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इसलिए मतलब हम नहीं खेलते कि मतलब कि हमको पाकिस्तान गया भारत में, बट भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। तो अगर पाकिस्तान को ये पेशकश की जाए आईसीसी की तरफ से कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पर भारत के साथ खेलिए, आइंदा आपको अगर भारत नहीं जाना है तो भारत के साथ मैचेस जब तक आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आप भारत के साथ मैच भी आप न्यूट्रल पे खेलिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 2027 वाला वर्ल्ड कप वैसे भी को होस्ट है श्रीलंका से, तो भारत को ऐसा इतना शायद इशू ना हो। अगर हो कि पाकिस्तान की टीम भारत आए उनके लिए तो बड़ी मानी रहेगी, बट वो मैच फिर भी हो सकता है कि वो श्रीलंका में जाके खेले, वैसे भी वो को होस्ट है और फ्लाई कर सकता है श्रीलंका। इंडिया जो है श्रीलंका जा सकता है। जैसे आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2015 वाला जो ऑस्ट्रेलिया था अपना मैच खेलने वो ऑकलैंड गया था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को होस्ट कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया ऑकलैंड गया था। फिर फाइनल जो हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था, न्यूजीलैंड फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आया था। तो को होस्ट के अंदर तो मसला नहीं है, भारत भी श्रीलंका जा सकता है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए। मुझे लगता है कि भारत को इस तरह इतना मसला नहीं होगा, बट पाकिस्तान को ये चीज बेहतर करनी है कि आइंदा इवेंट है, जैसे आपने एशिया कप का जिक्र किया, ये दूसरे जितने भी मामला हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या जो भी है, क्योंकि 2031 के बाद हो सकता है पाकिस्तान को फिर कोई इवेंट मिल जाए। अगर पाकिस्तान को इवेंट मिलता है तो क्या भारत का मामला वही रहेगा, और फिर बीच में जो एशिया कप वाला है, आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी एशिया कप के अंदर इतना इंटरफेरेंस करे। वैसे अब एशिया कप की सदारत भी पाकिस्तान को मिलने वाली है, पाकिस्तान होगा इस पे, तो ये मामला एसीसी के अंदर ही हल होने जो एशिया कप वाले मामला हैं। बाकी जो आईसीसी इवेंट वाले मामला हैं वो ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक इवेंट को लेकर नहीं होगा, इसको लेकर फिर आगे भी डिजाइन किया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं इसको किस तरह से हतमी शक्ल दी जाए, ताकि कोई भी इवेंट है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023
और ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये वो वाहिद आईसीसी का इवेंट है जिसके अंदर इतने मसाइल खड़े हुए हैं। अदरवाइज आप वर्ल्ड कप उससे पहले देख लें, 2022 जी। वाला देख लें, 2015, 2019, ये सब के सब वर्ल्ड कप 3-3, 6-6 माह पहले सब कुछ डिजाइन हो जाता था, सब चीजें बन चुकी होती थी। हम्म। सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। आईसीसी को भी जाहिर है उसका अपना इवेंट है, वो चाहेगा कि इस मामले को अच्छी तरह से हल किया जाए ताकि आइंदा आने वाले टाइम पे इन दोनों देशों में कोई इवेंट हो तो मसला ना हो। अच्छा, एक लास्ट ऑप्शन के ऊपर भी बात हो रही है कि पाकिस्तान के पास अब राइट है, अगर किसी तरह भी उसका राइट इन्फ्रिंज किया जाता है और आईसीसी कहता है कि जी ये हाइब्रिड मॉडल है होगा या कहीं और इसको शिफ्ट करते हैं, तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, क्लेम कर सकता है, एमओयू दिखा सकता है कि ये देखें आईसीसी की तरफ से था और आईसीसी भी बेंड हो रहा है, हमेशा की तरफ उसकी जो टेंडेंसी है वो रहती भारत की तरफ है। तो क्या आपको लगता है पीसीबी के अंदर इतनी पावर है, इतनी वो एनर्जी दिखा सकता है, या ये सिर्फ बातों की हद तक है, पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करेगा? देखिए, जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, उसमें जो फैसला हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जाना, शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा इशू रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाइजली ये डिसाइड करे कि हम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब सब बोर्ड मिलके सबके सब बैठे हैं ना, उसमें परमानेंट मेंबर्स भी हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, पूरे पूरा बोर्ड है जो डिसाइड करता है हर चीजों को। अगर वो डिसाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाना शायद थोड़ा पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर करेगा। आपको याद होगा नजम सेठी साहब गए थे सालसी अदालत में, तो जी। पाकिस्तान को वहां पर हार हुई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब सरकार मना कर रही है तो फिर वो बोर्ड कैसे अपनी टीम को लेके आ सकता है। सेम स्टेज बन जाएगी यहाँ पर भी। अगर पाकिस्तान अदालत चला भी जाता है तो फिर बीसीसीआई वही कहेगा कि हमें हमारी सरकार ने मना किया है। अब चूंकि जो आईसीसी का रूल है उसके मुताबिक भी अगर सरकार मना कर देती है तो टीम नहीं आ सकती। अलग बात है कि उस वक्त भी पाकिस्तान ने मांग की थी कि बीसीसीआई हमें लिखा हुआ लेटर दिखाए सरकार का, जिसके अंदर मेंशन किया हो कि पाकिस्तान आपने नहीं जाना। उस तक भी बीसीसीआई ने कोर्ट में भी पेश नहीं किया था, अब आईसीसी में भी पेश नहीं कर रहा। और अगर पाकिस्तान जाता है, आई डोंट थिंक सो कि मतलब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन सना भाई देखें, जब अपनी पूरी 2023 के वर्ल्ड कप में हमने जाना था तो हमारे भी रिजर्वेशन थे, और खासतौर पे गुजरात में जो मैच खेलना था उस पर बड़ा कंसर्न था। तो आईसीसी की तरफ से इम्प्लीकेशन की बात आना शुरू होगी कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाएंगे, पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे चली जाएगी, आगे जो शेयर है वो कम मिलेगा और आपको होम सीरीज भी नहीं मिलेंगी। तो डिफरेंट इस तरह की न्यूज़ हर चैनल पे, हर जगह पे हमें सुनने को मिली कि आईसीसी ने ये बातें कर दी। अब ये रूल हम सब जानते हैं कि भारत उनका कमाऊ पूत है, वो भारत को नहीं कह सकता, बट अपनी ऑथेंटिसिटी कहीं तो शो करनी है, अथॉरिटी आईसीसी ने कहीं तो बतानी है। तो आपके ख्याल में कुछ आईसीसी ऐसा कह सकता है भारत को, या बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ होगा? देखिए, ये जो कानून होते हैं ना, ये जाल छोटी मछलियों को फंसाने के लिए होते हैं। बड़ी मछलियां तो इस जाल को काट के निकल जाती हैं। इससे हम पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड की बात करें तो इस तरह से है। अब आप देखिए 29 को मीटिंग क्यों रखी गई है, क्योंकि 1 दिसंबर से गद्दी संभालनी है जयशाह साहब ने, और वो नहीं चाहते कि जब वो गद्दी संभालें तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी इशू पड़ा हो। कम से कम ये जो टीमों का आने जाने और शेड्यूल वाला इशू है, ये वाला कम से कम ना सामने खड़ा हो। इसलिए इस मामले को 29 को निपटाया जा रहा है। तो आप अब कब आईसीसी को आईसीसी समझ रहे हैं? मैं तो हमेशा इंडियन क्रिकेट काउंसिल समझता हूं उसको, और दुनिया भर के लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल समझते हैं। और हम बीइंग पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है तो हम ज्यादा फील कर रहे हैं। आप बाकी बोर्ड की भी एग्जांपल उठा के देख लें, बाकी बोर्ड भी बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है बीसीसीआई के सामने। अभी इंडिया ए टीम ने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। ईशान किशन की जो लैंग्वेज थी, आपकी ये टीम के किसी खिलाड़ी की होती तो देखिए क्या उसके ऊपर जुर्माना होता, क्या कुछ होता। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने क्या किया उसके ऊपर। सब बीसीसीआई से डरते हैं, ये खुला सच है। हमें फील ज्यादा इसलिए होता है कि हम पाकिस्तानी और वो भारतीय, सिर्फ ये वजह है। अदरवाइज आईसीसी की वर्थ तो खत्म हो चुकी है ना, न्यूट्रलिटी आईसीसी की कहां रही है? आप सोचिए कोई ओआईसी का इवेंट हो, कोई फीफा का इवेंट हो, दुनिया की जोन सी मर्जी बड़ी टीम हो, वो इनकार करे तो वो टीम बाहर होगी, वो इवेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। मगर क्रिकेट की मजबूरी ये है कि 80% पैसा एक ही देश से आता है, जबकि हम ओआईसी और फीफा की एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हर देश से कुछ ना कुछ आता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी की मजबूरी भी कुछ इस तरह से है कि पैसा एक देश से 80% अगर आ रहा है, देखिए ना, 4.25 बिलियन डॉलर आईसीसी की 4 साल में कमाई है, जिसमें से $3 बिलियन सिर्फ भारतीय ब्रॉडकास्टर दे रहे हैं उनको। तो वो क्यों नहीं उस देश की तरफ टिल डाउन होंगे? ये तो एक मतलब सच है, शायद हमें वो हम सारे उस चीज को एडमिट करते हैं, पैसा वहां से लेकिन आ रहा है तो आईसीसी भी प्रेसिडेंट के तौर पे आप सना भाई कई चीजों को ना आप प्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ये है कि दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत की तमाम टीमें, जैसे डेविस कप के लिए वो लोग आए, टेनिस खेलने के लिए आए, उनके जो कबड्डी के प्लेयर वो आते रहे, एमए फाइटिंग लास्ट मंथ अभी खेल के गए। अभी रिसेंटली इसके बाद उन्होंने अपनी ब्लाइंड टीम को भी रोक दिया, कबड्डी की टीम को भी रोक दिया। तो ये तो जो पास का हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, क्या हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते कि हमारे पास ये देखे जी हमने हर जगह किया, भारत भी बेहतर है? ये प्योर एक वो पॉलिटिकल चीज पोलिटिसाइज करके जो जान के पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट कर रहे हैं।
देखिए, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम बेसबॉल, गोल्फ की या टेनिस की या कबड्डी की एग्ज़ाम्पल दे सकते नहीं, हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहा हूँ मैच के ऊपर तो मैं। हाँ जी, मैं उसके उस हवाले से सॉरी? बात कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले ठीक से है। बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान उधर भी तो कोर्ट कर सकता है। आईसीसी तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को नहीं सुनेगा। नहीं, तो पाकिस्तान ने पहले भी एग्ज़ाम्पल्स दी थी। हुँ। पाकिस्तान ने पहले भी जब ये नज़म शरीफ साहब गए थे, उस वक़्त भी एग्ज़ाम्पल दी थी और हम ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। यू नो कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी सरकार पॉलिटिकली इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए बीसीसीआई रिटर्न नहीं देता। अगर उनको उनको ये दे दें कि सिक्योरिटी इश्यू है, तो फिर न्यूट्रल जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसकी राय ली जाती है, तो ये वाला मौक़िफ़ उनका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूज़ीलैंड जा रहा है, साउथ अफ्रीका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो वो सिक्योरिटी कंसर्न उनको नहीं है, सिर्फ़ भारत को है। और जी। दूसरी बात, अगर वो ये कहें कि हमें हमारी सरकार ने मना कर दिया है, तो सीधा-सीधा एडमिशन है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है आपके नहीं तो स्पोर्ट के सरकार मामलों ने में, क्या जो क्रिकेट कि की टीम को तमाम मना खेलों कर की रहा है? तंजीमों जनाब भाई की क्वेश्चन जो ये आता है। है आइन उसके खिलाफ वर्जी है। हाँ, तो क्रिकेट टीम को ही सरकार मना करती है और किसी टीम को मना नहीं करती। तो ये भी एक बड़ा अजीब चीज़ है कि बाकी टीमों को आने के लिए परमिशन देती रही है सरकार और क्रिकेट के लिए मना करती है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तानी टीम की विक्ट्री के बात हवाले से करेंगे और ये पाकिस्तानी टीम की जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इसरा भाई जैसे चैंपियन ट्रॉफी की तो बात कर ली, अब पाकिस्तान टीम की भी बात करते हैं। एक साल में जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया, हमने काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर क्रिकेट का देखा और शायद हमने अपनी क्रिकेट की रॉक बॉटम को भी हिट किया। वो डिफीट हमें मिली जो शायद पास्ट 77 ईयर में जिस तरह की डिफीट नहीं मिली। हर वो चीज़ हुई, आयरलैंड से पहली दफ़ा हारना, बांग्लादेश से पहली दफ़ा वाइट वॉश होना अपने होम ग्राउंड पे, अफगानिस्तान में ओडीआई में से पहली दफ़ा हारना, अभी रिसेंट जिस तरह जिम्बाब्वे से भी हम पहला ओडीआई हारे। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ें हुई हैं। मेरे कल शो में नसीम राजपूत साहब थे, उन्होंने कहा कि ये जो डिफीट है, और क्योंकि मैं अक्सर फॉलो ऑब्वियसली क्रिकेट ही करते हैं हम लोग, 90% में स्टैट देख रहा था कि पहला मैच तो हम मस्त हारते हैं। तो नसीम राजपूत साहब ने कहा, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी ये आकिब जावेद को मैसेज दिया है प्लेयर पावर ने कि आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितने मर्जी आप बातें कर लें, हमारी मर्जी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आप किस तरह इस पहली डिफीट को देखते हैं? विक्ट्री की तरफ मैं बाद में आऊँगा। देखिए, हमने मुख्तलिफ आप पूरे 2 मैचेस को देखें तो हमने 5 डेब्यू करवाए हैं। हुँ। अभी तक ज़िम्बाब्वे की अगर टूर की हम बात करते हैं। हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम जब न्यू यंगस्टर्स को चांस देते हैं, तो हम गलत तरीके से दे रहे हैं। आप हसीबुल्लाह के 9 शो हैं, जिसमें से 7 एज़ ए ओपनर हैं। आप उसको छठे नंबर पे ट्राई आउट कर रहे हैं और फिर 1 मैच लाने के बाद आप उसको ड्रॉप भी कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस लेवल तो खुद गिरा रहे हैं। मैं हमेशा अभी जो पाकिस्तान का टीम का कॉम्बिनेशन बना है, बहुत अच्छा बना है। इसमें सिर्फ 2-3 बॉलर ऐड कर लें आप, जिसमें से आकिब जावेद कर लें, मोहम्मद अली या मीर हमजा या खुर्रम शहजाद में से कोई एक आधा बॉलर आप ऐड कर लें। आप ना शामिल करें नसीम शाहीन को, इवन हारिस रऊफ को भी जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे। आप इनको ट्राई आउट कर लें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट का मतलब जीत नहीं है, अच्छे रिजल्ट का मतलब है आपको अच्छी चीजें मिल जाना, जो हुँ। आपको दूसरी टीमों अपनी मेन टीम के साथ कंबाइन करके एक मजबूत टीम बना सकते हैं आप। इवन कि आप बाबर आजम को भी शामिल ना करें, तो मुझे ज्यादातर पे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीरीज भले हार भी जाएं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ट्राई आउट भी करना चाहते हैं और हम हारना भी नहीं चाहते हैं। आप पहला वनडे देखें, आपको लगता है कि आप अपने यंगस्टर्स की वजह से हारे हैं। आपने गलत कॉम्बिनेशन खिलाया, आप हारे। आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, दूसरे वनडे मैच में आपने 2 खिलाए। एक्चुअल में 1 फास्ट बॉलर खिलाया, एक तो आपका ऑलराउंडर था। जी। उसमें भी दोनों बॉलर्स को मार हुई, बाकी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। तो पिच रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट देखें, 3 है, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, तीनों को तीनों फास्ट बॉलर हैं। मतलब तीनों के तीनों बॉलर्स हैं एक्चुअल में। और आपका वो बैटिंग कोच भी उसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। आपका कॉम्बिनेशन, ये लड़के बुरे नहीं है, आप कॉम्बिनेशन गलत खिला रहे हैं। इवन कि मैंने इमर्जिंग कप कवर किया यहाँ पे ओमान में, जो जी। पाकिस्तान हार गया था, श्रीलंका से हारा है। आप यकीन माने, जो 15 लड़के थे, अगर अव्वल तो वो 15 भी मुनासिब नहीं थे, उसमें से एक 2-3 लड़के और ऐड ऑन हो जाने चाहिए थे। जैसे जहां दाद को आपने ऑस्ट्रेलिया भेजना था, तो इधर भी भेज लेते, आप आकिब जावेद को भी हुँ। शामिल कर सकते थे, शायद वो इंजर्ड थे उस वक्त। पॉइंट इसके जो 15 हैं, उसमें भी अवेलेबल आप 11 सही नहीं खिला रहे हैं। जो आपने जिम्बाब्वे में देखा, अवेलेबिलिटी आपके पास जो थी, उसमें क्या आपके मुताबिक कॉम्बिनेशन ठीक था 11 का जो हमारा नहीं। खेला? अगर आपने हुँ। मिडिल ऑर्डर में किसी यंगस्टर को चांस देना है, तो आप वो उसको देंगे ना जो मिडिल ऑर्डर खेलता है, जैसे और तैयब तैयब ताहिर ऐसा तो लड़का आप है, उसको मेरा क्यों, मानना है कि आप सही एक सही ओपनर सिलेक्शन को आपकी। मेकशिफ्ट हाँ। बनाकर आप सॉरी तैयब ताहिर का मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि आपको 5वें छठे नंबर पे ऐसा बैटर चाहिए जो इनिंग्स बिल्ड भी करना जानता हो, बड़ी शॉट्स भी मारता हो। वो आइडियल कैंडिडेट है। अब आपने एग्जैक्टली उसको खिलाया। हाँ, हारिस सोहेल के बाद तो हमारे एग्जैक्टली पास इस और नंबर पे आप प्लेयर ही कोई नहीं आया। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए, अब हसीब को उठा के आप छठे नंबर पे लेके आ रहे हैं। और मैं अगेन एक बात करूंगा, तैयब ताहिर का भी छठे नंबर पे नहीं खेलता, वो भी चौथे नंबर पे जी। खेलता है। आप किसी यंगस्टर को जगह दे रहे हैं, तो आप किसी सीनियर को चाहिए कुर्बानी भी दे। मिसाल के तौर पर अगर खुद रिजवान है, वो 5वें पे चले जाएं, तैयब ताहिर को चौथे पे खिलाएं। आप हुँ। उनको छठे नंबर पे खिलाने का, क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलने का मतलब है
सीधा सीधा अजाब, क्योंकि आपके ऊपर जल्दी आउट हो जाते हैं या मैच वहां पे फंसता है या बनाना होता है आपने जी। बास का, बल्कि अक्सर स्ट्राइक रेट तगड़ी चाहिए होती है और आप एक यंगस्टर को जिसको उसकी अपनी पोजीशन भी नहीं है, आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आके वो रन करे। जैसे इरफान नियाजी के ऊपर हमने डाल दिया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस कि हम्म। ये हमें जितवाएं। अब एक यंगस्टर है, जितना मर्जी अच्छा हो, मैं आप देखिए बुमराह की, मैं एक स्टैट देख रहा था, आपको मालूम है बुमराह ने पहले 17 मैचेस सीना कंट्री में खेले हैं, ऐसे एक ही। मैच उसने भारत या एशिया कंडीशन में नहीं खेला, पहले 17 मैच। जायसवाल की आज सब एग्जांपल दे रहे हैं, जायसवाल ने 15 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 5 मैच आउट ऑफ भारत खेले। हम्म। तो आप दूसरों को देखें वो कैसे ग्रूम कर रहे हैं और आप अपने आप को देखें आप कैसे ग्रूम कर रहे हैं प्लेयर्स को। हम्म। आप लड़के अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, बट आप उनको थोड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में खिलाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं, उसके बाद भले आप शेर के सामने डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप अच्छा लड़का आप बुरी कंडीशन में हसीबुल्ला आपके डोमेस्टिक में ओपनिंग पोजीशन में अगर 2-3 लड़कों का नाम ले उसमें ये नाम आता है, बट आप उसको छठे नंबर पे खिलाएंगे टी20 में, चौथे नंबर पे खिलाएंगे, तो उसके साथ ज्यादती। मैं जाते हुए समझता हूँ हसीब को टी20 तो खिलाए ना, जी। वनडे में रन किया, आप उनको वनडे ही खिलाएं और ऊपर खिलाएं। आप अब्दुल्ला शफी को रेस्ट देना चाहें उनको दे दें, आपने इस्लाम को रेस्ट देना उनको दे दें, किसी को भी रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हसीब को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं ना एक बेंच स्ट्रेंथ को हम्म। बेहतर करने के लिए, तो आप ओपन में करें, आप नीचे क्यों कर रहे हैं उसको? ये है, मुझे लगता है कि हम ये तो यंगस्टर को ट्राई असना आउट भाई करने के नाम पे इंटेलेक्चुअल कैसे गलत डिसऑनेस्टी जो है ना कंडीशन हमारे में कल्चर बेकार में, होती है। हमारे कल्चर में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, मेरा मानना ये कि 3-4 साल में सबसे ज़्यादा जो डेट पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचाया है वो डिसऑनेस्टी ने किया है कि आपने बच्चों को एक तो चांस ना देना, देना भी तो उन कंडीशन में चांस देना कि जहाँ उनके लिए सूटेबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है। तो ये तो बड़े अक्सर हमारे पास अगर लिस्ट में नाम लेना शुरू करूंगा तो 15-20 लड़कों के नाम आ जाएंगे। अच्छा, अगर थोड़ी सी हम बात करें तो इस फाइंड की बात कर लेते हैं। फैसल अकरम, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मैं देख रहा कि पहला पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर आया है जिसने अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और एक डिबेट होती रही पहले, हमारे कोचेस भी कहते रहे, अजहर महमूद साहब ने इंग्लैंड सीरीज़ में कहा कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, और हमारे नुमान और साजिद ने आके हमें विक्ट्री दिलवाई। आके भाई से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उसने कहा हमारे पास अच्छा खासा टैलेंट है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, ये जान के ऐसी बातें स्टेटमेंट आती नहीं है। और अभी नज़र आया फैसल अकरम, सुफियान ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 में दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इब्रार ने कल मैच आपको बड़ा अच्छा जिता के दिया, तो टैलेंट इज़ देयर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये दोस्ती यारी निभाते रहे और ये जो खूबसूरत टैलेंट, मैं तो इस इवेंट का, ये सीरीज़ का फाइंड जो है फैसल अकरम को कहूँगा, जो कुलदीप की तरह या तबरेज़ शम्सी की तरह उसके पास कंट्रोल था। ये लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए खासतौर पे जो रिस्ट आर्म होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, और जिस तरह उसका कंट्रोल उस बच्चे का है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिजवान उनको लेट इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसको जहाँ पहले मैच में भी बहुत लेट लाया गया, कल भी काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस किया गया। आप किस तरह देखते हैं हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक ये है कि अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी भूल जाती है। अब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट के ऊपर अपने स्पिनर ट्राई आउट देख रहे हैं, खासकर अब्रार को और फैसल अकरम की भी आप बात करें, जहां पे स्पिन बहुत, इवन के सलमान आगा विकेटें ले रहे हैं, तो वहां पे आप परफॉर्मेंस को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सानू मतलब कुलदीप ज्यादा मिल गया है। बाकी फैसल अकरम मुल्तान सुल्तान से खेलता है, रिजवान अच्छे से समझता है इसको कैसे यूज करना है। हमने इनको देखना है, यही अब्रार थे जो टेस्ट खेले और हमने बोला ये बिल्कुल मतलब है ही नहीं इंटरनेशनल मैच के बॉलर, हम ही थे ना, सब लोग बात कर रहे थे। अब उनको एनवायरनमेंट वैसा मिला, पिच वैसी मिल गई, टीम कदरे कमजोर मिल गई, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और विकेट्स ली हैं। बट आप अगर मैच सिचुएशन में देखें तो उनकी 4 में से 1 विकेट ऊपर ऊपर वाली है, बाकी सब 6 आउट होने के बाद हैं, अगर आप अब्रार की देखें। बट अगेन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, बॉलिंग बुरी नहीं की है। फैसल अकरम ने भी अच्छी बॉलिंग की दोनों मैचेस के अंदर। बट इनको देखना है तो आप एशियन टीमों के खिलाफ देखिएगा और उन एनवायरनमेंट में देखिएगा जहां पर पिच जरा बैटिंग फ्रेंडली भी हो, तब हम थोड़ा सा गेस करेंगे। अभी न्यू है, रीड नहीं हुए, तो और वैसे भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इनको बहुत ज्यादा वेटेज देना गलत है। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि हमने पिछले 3-4 वर्षों में, खासकर जब बाबर और रिजवान का टाइम पीरियड रहा, अगेन उनके ऊपर क्रिटिसाइज ये होता है, वो शायद खुद भी ऑन करते होंगे कि उस पूरे टाइम पीरियड में हमने यंगस्टर्स को ट्राई आउट ही नहीं किया। जब ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा। लाइक अगर आपने नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर, रिजवान, नसीम, शहीन, हारिस रऊफ, शादाब खान, इन सबको खिलाना है, अपने इंडिया के खिलाफ भी इन्हीं को खिलाना है और नीदरलैंड के खिलाफ भी इन्हीं को खिलाना है, तो आपकी बेस्ट एंड ट्राई आउट कहां पे होगी? आपने जिम्बाब्वे का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। आपने नीदरलैंड का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। आपने ऐसे ही है। आयरलैंड का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। दुनिया में कोई क्रिकेट टीम ऐसा नहीं खेल रही है, कोई क्रिकेट टीम ऐसा नहीं खेलती है। बट हमने ऐसा खेला जिसकी वजह से हमें ये सहना पड़ा, एक आईसीसी का और एक एसीसी का इवेंट हमें बुरी तरह से हमें मार पड़ी है। अब हम ट्राई आउट करें, मैं इसलिए कहता हूं थोड़ा हमें दिल भी बड़ा करना है। ट्राई आउट करने में अगर आपको हार भी होती है तो उसको भी कबूल करें। हार का मतलब हार नहीं होता, उसमें आपको कुछ चीजें अच्छी भी मिल जाती हैं। फर्ज किया आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और आप बाबर, शहीन, नसीम,
हारिस रऊफ के भी इवन के, हारिस को खैर कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो कंडीशन को सूट करती हैं। इनके बगैर आप चले जाएं, आपको हार भी मिल जाए खैर है, बट आपको उसमें आकिब शवेद अच्छे बॉलर मिल जाते हैं, जहांदाद की शक्ल में आपको अच्छा ऑलराउंडर मिल जाता है, या सुफियान मुकीम और फैसल अकरम में से कोई एक बॉलर मिल जाता है, तो आपके लिए विन सिचुएशन है ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई 2-3 चीजें मिल गई जी हैं आपको। बाकी सुफियान और फैसल अकरम में डिफरेंस ये है, आप देखिए सुफियान को हम टी20 खिला रहे हैं, फैसल को हम वनडे खिला रहे हैं, जी क्योंकि फैसल बॉल को छोड़ रहे हैं, सुफियान खींच के करते हैं। बट टेक्निकली हम कोई क्रिकेटर नहीं, बट आप बेसिक फर्क जो है, क्योंकि मैंने सुफियान को इमर्जिंग कप में भी देखा था, ओमान में, इधर भी अच्छी बॉलिंग की थी उसने, मगर वो टी20 इसलिए ले जाता है कि वो थोड़ा तेज बॉल करते हैं और फैसल अकरम छोड़ के बड़ा एयर में छोड़ के बॉल करते हैं, इसलिए उसको उसमें ट्राउट किया जा रहा है। बट फैसल अकरम वर्सेस रोहित शर्मा या कोई इंडिया का बड़ा तगड़ा बैट्समैन वहां पे कैसे बॉलिंग करेगा, तब देखा जाएगा कि वो किस तरह के पर्सपेक्टिव में आते हैं। बट जहां तक बात ठीक है कि उनको अच्छी जगह पे ट्राई आउट किया जा रहा है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ऑब्वियसली बेहतर इस हो, तरह ही आप और अगले प्लेयर को 1-2 ग्रूम मैचेस में करते हैं, और उनको थोड़ा बूस्ट बनाते होगा, हैं। फिर आप इनको बड़ों के सामने भी डालेंगे हम्म, तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका रहेगा कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, और हम्म। थोड़ा सा कि वो डर खौफ टाइप शायद थोड़ा कम रहे उस वक्त। बिल्कुल, और इस तरह आपने अपने प्लेयर को बनाना है, ग्रूम करना है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तानी कुछ और पॉजिटिव्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और जिम्बाब्वे की पाकिस्तान की जो सीरीज खेली जा रही है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा सराब भाई, अगर बात करें तो बड़ा एक अच्छा ओपनिंग एक हमें पेयर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साइम अब्दुल्ला शफी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। फ़खर और इमाम की भी हमने देखा पेयर अच्छा परफॉर्म करता रहा काफ़ी टाइम, बट कहीं ना कहीं हमें फिर वही एक प्रॉब्लम दोस्ती यारी वाली नज़र आई। उसको भी ब्रेक किया गया। टी20 में बाबर रिजवान करते रहे, स्ट्राइक रेट का मसला आता रहा। अभी हम ओडीआई में तो चले सक्सेस ले रहे हैं, टेस्ट में भी मिलना शुरू हो गई है। आपके ख्याल में क्या हम टी20 में भी इन्हीं को अप्लाई कर सकते हैं दोनों को? क्योंकि साइम अयूब की अगर बात करें उसका तो मेन फोटे ही ये टी20 था, और जिस तरह इसने परफॉर्म किया, बट जब टीम सिलेक्शन की गई तो मैंने टीम सिलेक्शन से बात की, उन्होंने कहा जी 22 फेलियर है इसके टी20 में, और जिस तरह का उसने फिर परफॉर्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, टीम पहले अनाउंस हो चुकी थी, बट अभी भी वो टीम का पार्ट नहीं है अभी भी, क्योंकि ओबियसली टीम पहले अनाउंस हो चुकी थी। आपके ख्याल में इसको चांस देना चाहिए टी20 में, या अभी नए बच्चों को की तरफ ग्रूम करने की तरफ जाना चाहिए? देखिए टी20 में आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास हसीब भी हैं, और मुझे लगता है कि टी20 में हमारे पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेली वनडे फॉर्मेट वाली, टी20 आपके पास बहुत दूर है। अगर आपको जी याद हो, रिजवान ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑस्ट्रेलिया में टी20 से पहले, उन्होंने बोला था कि मेरे पास कुछ प्लान है जो मैं ट्राई आउट करना चाहता हूं, अभी तक किसी कप्तान ने नहीं किए, ये उनके अल्फाज हैं। तो वो यही है कि आप खुल के खेलें टी20। असल में ना हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हार देखना नहीं चाह रहे होते। आपने अभी साइम का जिक्र किया, साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है वनडे में, ऑस्ट्रेलिया में भी, और अब अभी जिम्बाब्वे में भी। बट आप एक अगर नोट करें तो शुरू में वो तेज नहीं खेले हैं, वो जी बाद में तेज खेले हैं, तो जाहिर लगा है कि शायद वो सेट होकर अच्छा खेल लेते हैं, तो टी20 में वो मार्जिन कम रहता है। और अब साहबजादा फरहान है, उनको गलत कंडीशन के ऊपर आपने ऊपर खिलाया, तो हक तो बनता है कि उस बंदे को आप जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका पूरा खिलाएं। एटलीस्ट जितने चांसेस बाकियों को मिले हैं 15-20 मैचेस, फिर आप सबको उतने चांसेस दें। आप हसीब को खैर मैं मानता हूं कि आप वनडे में रखें, उनको टी20 में जगह मत दें। आपको अगर ट्राई आउट करना है, अगर आपके पास फखर नहीं है, ऑफकोर्स जिम्बाब्वे में नहीं है, तो आप सैम के साथ जा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी पहले पाकिस्तान टी20 खेलते रहे, उनके 4 सिफर हैं, जी बट अगेन उनकी मतलब जो एबिलिटी है उनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो अच्छा है। बट अगर आपको ट्राई आउट करना है साइम को एक बार फिर, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर तो हुआ होगा साइम का कि मैं वनडे में रन किए हैं, आप शायद टी20 में भी रन कर सकें, तो आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आपका बहुत दूर पड़ा है। अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है जो आपके सर पे खड़ी है, वनडे की टीम आपको बनानी है। टी20 में तो एक्सपेरिमेंट जितने आप कर सकते हैं आप कीजिए। लेकिन टी20 का मसला ये ना, हमारे पास फ़खर के अलावा कोई ऐसा बैटर ही नहीं है जो पावर हिटिंग जानता हो, और साइम एक ऐसा प्लेयर है जो हमारा जो स्ट्राइक रेट का मसला भी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन काफ़ी अरसे से अब हो रही है, ओबियसली वो अभी मेरा ख्याल है चलेगी थोड़ा अरसा। वो ये कि सीनियर प्लेयर को जो बाहर बिठाने वाली एक रवायत, आकिब जवेद ही ओबियसली मेन पर्सन है, मेन मैन है जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। इस सीरीज़ में भी ओबियसली शहीन भी नहीं है, नसीम भी नहीं है, और बाबर भी नहीं है। आपके ख्याल में ये बेहतर डिसीजन है? क्योंकि एक काउंटर ओबियसली एक लोगों का ओपिनियन आता है कि नहीं आप किस तरह बाहर कर सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के पॉइंट में अगर बात करूं तो ये जितने ज़्यादा रन्स कंसीड करने शुरू कर दिए हैं, खासतौर पे टी20 में शहीन ने, नसीम ने, वो दुनिया में हमें कोई नहीं मिलती। हमें बुमराह इस तरह मार खाता हुआ नज़र नहीं आता, हमें स्टार्क नज़र नहीं आता, हमें कमिंस नज़र नहीं आता, हमें वुड नज़र नहीं आता। ये जो हमारे बॉलर जिस तरह 3 ओवरों में 40, 45, 50 खाना शुरू कर दिया है, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। पेस भी ड्रॉप हो गई है, स्विंग भी ख़त्म हो गई है, और मैं मानता हूँ कि चले पेस इंजरी से कम हो सकती है, सब कुछ है, बट वेरिएशन आपके पास आनी चाहिए। नया बच्चा जानदार ठीक बॉलिंग कर रहा है,
बाकी सही बॉलिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, तो ये हमारे पेस बैटरी का मसला, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप पाकिस्तान की अपने एग्जांपल्स दिए हैं। आप हसन अली से शुरू कीजिए ना, अगर पाकिस्तान की जी एग्जांपल लेनी है, आप हसन अली से करें, आप आमिर जमाल पे भले आ जाएं, आप नसीम पे आएं, आप शहीन पे आएं, सब इंजरी के बाद फीके हुए हैं। अब मुझे दुनिया का कोई बॉलर बताएं, आप अभी आपने बुमराह का जिक्र किया, वो साल से ज्यादा बाहर बैठा रहा है, बट वो एशिया कप में आया, वो मैंने कवर किया एशिया कप जो था, आपने उसकी बॉलिंग पेस देखा, पहले से ज़्यादा था। हाँ और जी। उनकी लाइन एंड हार्ड लाइन को जो हिट करने की एबिलिटी है पहले से ज्यादा बेहतर हुई है, वो पहले से ज्यादा डेंजरस बॉलर बन के सामने आया। फर्क क्या हुआ, वो वर्ल्ड कप भी मैंने कवर किया जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, जब शहीन इंजर होकर वापस आए थे, तो पाकिस्तान की उस तक थिंक टैंक ने मुझे ज्यादातर पे लगता है कि गलती की थी। उन्होंने बोला कि 70-80% फिट शहीन भी हमें काम का है बाकी बॉलर की निस्बत, जो कि एक गलत थ्योरी थी। उसके बाद देखिए आकिब जावेद ने एक बात उस वक्त की थी, आकिब जावेद ने कहा था कि अगर शहीन को खिलाया तो ये शहीन के करियर से खेलने की बात है। वो शहीन को शायद उस वक्त समझ में नहीं आई थी और शायद आज भी समझ में नहीं आई हो। हम सीनियर्स के ऊपर नहीं आना कि सीनियर्स को बिठाएं या ना बिठाएं, तनकीद होती है। आपके बॉलर, आपको फास्ट बॉलर चाहिए। शहीन आपको जो 2021 में जहां से शहीन ने ऊंची उड़ान उड़ी थी, आप वो स्पेल आज भी उठा के देख लें, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जो उन्होंने फिंच के सामने किया और बाद में मिचेल मार्श के सामने किया। पूरा ओवर में एक बॉल 142 की थी, बाकी सब 147 148 की है जी उन्होंने। अभी आप हाईलाइट उठा के देख लें, वो पूरे का पूरा ओवर शहीन का। अगर आपको शहीन चाहिए तो शहीन 145 प्लस चाहिए, शहीन 130 133 135 वाला नहीं चाहिए। उनको मतलब रेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत कम टाइम जरूर है, मगर आप उनको इतना टाइम पीरियड दे सकते हैं कि वो अपने पेस को बेहतर करें। आपको क्या जरूरत है साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट भी उनको खिलाने की, वनडे भी खिलाने की, या T20 भी, आप रेस्ट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, न्यूजीलैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ने, वहां पे ट्राई आउट कर लेगा शहीन को, और उनको इतना लंबा ब्रेक दें, उनको बोलें कि आप अपना पेस वापस लेके आए। सेम नसीम के साथ है। जी। आप कह रहे हैं उनकी वो नजर नहीं आ रही एबिलिटी जो पहले हुआ करती, जब पेस नहीं है ना, आप 130 का यॉर्कर फेंक लेंगे, 145 का फेंकेंगे, फर्क तो होगा ना। बॉल तो उसी लाइन नहीं पे कर तो सकते हैं, सुना भाई, मगर ये पेस नहीं क्वेश्चन है ये तो राइज क्या होता फर्क है, है ये अभी। मैं हमेशा करता हूँ कि दुनिया सारे में, आप जैसे बुमराह की भी एग्जांपल ले रहे हैं, हर प्लेयर ग्रेजुअली इंप्रूव होता जा रहा है। जैसे वाले की बात करें, कितना खूबसूरत वो ग्रूम होता जा रहा है लड़का। हमारा हर लड़का कैरियर पीक से स्टार्ट करता है, नीचे आता जाता है। किसी कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी हम नहीं कह सकते जिसने अपने आप को प्रूव किया है। 90% आप लड़कों के नाम लेंगे, स्टार्ट ऐसा था कि जैसे दुनिया क्रिकेट को बताया कि जी इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, बट 2-3 साल के बाद जैसे मूसा खान शायद। थे, जैसे मूसा खान थे, हाँ नसीम के साथ आए थे वो। जी, बेतहाशा नाम है, लिस्ट लेना है, नाम लेना शुरू करेंगे, इमाद है, शादाब है, फ़खर है, फ़हीम अशरफ है, सबके नाम ले लें आप, कि कैरियर स्टार्ट देखें और डिक्लाइन देखें। आप इसको बेसिक रीज़न क्या समझते हैं? कोई मेंटल ब्लॉक है, या कुछ सर्टन चीज़ें पैसे के लिहाज से बात करें, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ये अचीव कर लेते हैं अपनी, वो जो एक इंसान के अंदर अर्ज होती है ज़्यादा आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की, वो रुक जाती। क्या बेसिक रीज़न लग सके? आप पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी अरसे से कवर करें, ये प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है ये? देखिए, आपको जो पिछले 4-5 वर्षों से स्पेशली टैलेंट मिला है, कहाँ से मिला है? खैबर पख्तूनख्वा से मिला है जी ना आपको। जितने भी आ रहे हैं, पहले होता था सिर्फ यूनुस खान और उमर गुल खेलते थे, या शायद अफरीदी को काउंट कर लें, बाकी सब पंजाब कराची के लड़के होते थे। मैं उसमें नहीं आ रहा, बट मैं वैसे आपको टैलेंट वाइज बात कर रहा हूँ। अब खैबर पख्तूनख्वा के लड़के आ रहे हैं, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है, आते हैं तो जबरदस्त होते हैं, बाद में फीके मिलते हैं। मिसाल के तौर पर 2 बॉलर, एक जमान खान, मुझे लगता था कि T20 में पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर वो बन सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर अच्छे करते हैं, नया बॉल भी पीएसएल में करते रहे हैं। और दूसरा मूसा खान। अब दोनों को उठा के देखें, दोनों का वेट डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? जब वो आए, डेब्यू किया, और उसके ठीक 3 माह के बाद आप उनका वेट देखें कितना पड़ा है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बोर्ड के अंदर तो है, इसमें कोई शक नहीं, ग्रूम नहीं किया जाता, मगर प्रॉब्लम हमारे क्रिकेटर्स में भी है कि वो भी शायद मेहनत छोड़ देते हैं, जिससे वो एक ना बड़ा जबरदस्त एक लाइन है कि डर ये नहीं है कि हम बड़ा ख्वाब देखेंगे जो पूरा नहीं होगा, डर ये है कि हम छोटा ख्वाब देखते हैं जो पूरा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इनका। ख्वाब बस यही है कि पाकिस्तान खेलना, वो खेल लिया, उसके बाद ये नहीं है कि हमने दुनिया फतह करनी है, हमने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ना है या पैट कमन को पीछे छोड़ना है। शायद वो वाला ख्वाब नहीं है हमारे क्रिकेटर्स का, माजरत के साथ। अदरवाइज टैलेंट तो सबसे बड़ा आता है हमारा, खैबर पख्तूनख्वा से आता है जी। ज्यादा, जितना भी आ रहा है। इवन के बैट्समैन भी वहां से अच्छे आ रहे हैं, बॉलर्स भी तो अच्छे आ ये रहे हैं, जाते हुए मगर एहसानुल्लाह के आपके हवाले ऐसे से कोई लगता है अपडेट उसके बता बाद दे। लगता है कि एहसानुल्लाह की इंजरी थी, उसके कुछ इंटरव्यूज हमारे सामने आए, वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता है, वो कहता है मैं तो दोबारा मजदूरी की तरफ जा रहा हूँ। तो एहसानुल्लाह के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? सॉरी, आपकी बात कट गई थी। मैं कह रहा हूँ एहसानुल्लाह के हवाले से ज़रूर बताइए, उनके कुछ इंटरव्यूज हमने देखे हैं, मेरी भी एक दफ़ा बात हुई थी, वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता है अब, और वो कह रहे हैं कि मुझे चांस नहीं दिया जा रहा, मुझे कोई टेक केयर नहीं कर रहा, ना बोर्ड कर रहा है, ना कोई और इंडिविजुअल कर रहा है, तो मैं शायद दोबारा मजदूरी की तरफ चला जाऊँ।
तो उसके वाले से क्या अपडेट आपके पास? आप एहसानुल्लाह के अच्छा एहसानुल्लाह के साथ में तकरीबन ना कोई 8-10 दिन से लगातार मैं राब्ते में था, उनसे बातचीत मेरी रहती थी। वो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे क्लब क्रिकेट के मैचेस वो लगातार खेल रहे हैं। आप यकीन माने मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, मैं क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते में था, उधर एहसान से भी राब्ते में था। क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि यार वो फिट ही नहीं, उसका तो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि साल लगेगा फिट होने में। बट ऑल ऑफ सडन मैंने चैंपियंस टी20 कप में उसका नाम देखा, मैंने कहा ये तो क्रिकेट बोर्ड कल तक तो ये कह रहा है कि ये फिट ही नहीं है। हम्म। अचानक कैसे हुआ? वो एहसान बेचारा रोज़ाना कह रहा था कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं मैच खेल रहा हूँ, मेरा पेस उसने जब शुरू से क्रिकेट खेलना शुरू किया है, उसका 127 130 पेस हो गया था। फिर 135 पे आया, फिर 140 को भी उसने क्लिक किया। बट आई डाउट क्या वो 140 से ऊपर बॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और मुझे ये भी शक है कि वो क्या चैंपियंस टी20 कप में नाम तो आ गया, वो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी जो मेरी बात हुई है वो ये है कि अभी शायद डॉक्टर्स उनको उनका मुआयना रखेंगे, जी। अंडर सुपरविजन रहेंगे। अगर डॉक्टर को फील हुआ कि नहीं अब उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, तो वो खेल सकते हैं, और फिर देखेंगे उनका और वो पेस मेरी कितना बात हुई बेहतर थी है। कि अगर शायद तो अभी कुछ अर्सा 140 T20 खेल सकेंगे, T20 तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली 8-10 मंथ के बाद वो लंबे फॉर्मेट की तरफ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का स्टाफ भाई, इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आएंगे। दुआ करते हैं जी ये जो टैलेंट है इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बोर्ड की आती है, ऑनर्स उन सीनियर्स की आती है जो इनको साथ लेके चलते हैं, उन कोचेस की आती है। तो ये टैलेंट को वेस्ट ना करें, इनको बनाइए, हमारे बच्चे हैं। और इन लड़कों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अर्ज को, अपने सब सलाली परचम को जब सीने पर सजाते हैं तो उस अर्ज को कायम रखें ताकि पाकिस्तानी जो परचम है बुलंद रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।